हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ पर आधारित आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल। चलिए बेटा, गॉस लॉ पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी से हैं बेटा, मैं एनसीईआरटी फॉलो कराता हूँ, ठीक है। आप एनसीईआरटी से इन प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। तो गॉस लॉ पर आधारित एनसीईआरटी में अभ्यास 1.18, अभ्यास 1.19 तथा अभ्यास 1.20 तथा उदाहरण 1.11 तथा उदाहरण 1.2 ये बेटा गॉस लॉ पर बेस्ड है। ये गॉस लॉ पर बेस्ड प्रॉब्लम्स है जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। पहली 3 प्रॉब्लम्स अभ्यास की आज के वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण 1.11 और उदाहरण 1.12 करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको पता है बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के उदाहरण में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, जितने ज्यादातर न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में से आते हैं। तो एग्जाम्पल एक भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए सब देखते हैं। देखिए बेटा, पहले मैंने लिया है अभ्यास 1.19, 1.18 मुझे पहले लेना था, पर मैंने पहले 1.19 और 1.20 लिया, फिर इन दोनों के बाद 1.18 लिया, क्योंकि ये दोनों 1.19 और 1.20 ये वाले बहुत आसान है। तो पहले इन आसान को कर लेते हैं। 1.18 भी आसान है पर थोड़ा इनसे मुश्किल है, तो पहले इनको देखते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन है पर देख लेते हैं। तो बेटा 1.19 कहता है कि 2 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश किसी 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स बताइए। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स बताइए, ठीक है। इन्होंने कहा है कि कोई 2 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश है जो कि 9 सेंटीमीटर किनारे या भुजा वाले घन के अंदर रखा है। घन गाउसीय सतह। देखिए बेटा, इसमें गाउसीय सतह दे दी, वैसे आप घन समझते ही समझ जाओगे कि ये बंद सतह है। बंद सतह को हम गाउसीय सतह भी कह सकते हैं। तो गॉसियन सतह आते ही आप तुरंत स्ट्राइक कर गया कि ये गॉस लॉ का क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में गॉसियन ना दिया जाए तो भी आपको समझ आ जाना चाहिए, अगर बंद सतह हो तो गॉस नियम लगेगा। घनीय, घन, गोले, घनाभ ऐसे बंद सतह आए तो गॉस लॉ पर वैलिड होगा। तो देखिए बेटा, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसमें यहाँ इसके केंद्र पर, किनारे घनी केंद्र पर रखा है। केंद्र पर नहीं होता तो भी कोई फर्क नहीं था। इस पर 2 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश रखा है, ठीक है। तो इसके कारण इस घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला हमने गॉस लॉ में पढ़ लिया। गॉस लॉ कहता था φE = Q/ε, ठीक है। इसमें बेटा साइड का कोई यूज नहीं है। घन की जो ये साइड दे रखी है 9 सेंटीमीटर, इसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि गॉस लॉ किसी भी शेप और साइज, किसी भी आकृति तथा आकार की बंद सतह के लिए सत्य है। इसके लिए आकृति छोटी हो बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फॉर्मूले में भी कहीं पर साइड नहीं आती है, समझ जाइएगा। तो बस ये आवेश चाहिए होता है फ्लक्स के लिए। तो आवेश कितना दे रखा है? 2 माइक्रोन में दे रखा है, तो 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻²। देखिए बेटा, इस सवाल में कहीं पर ऐसा नहीं दिया कि यह घन निर्वात में रखा है या कहीं पर जब कोई चीज नहीं दी जाती तो हम उसे कहां मान लेते हैं? निर्वात में। अगर ये बेटा घन निर्वात में नहीं होता, किसी और वैद्युशीलता वाले माध्यम में रखा जाता, तो हम उस माध्यम की वैद्युशीलता लेते। मान लीजिए किसी माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन r है, ये किसी, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन r आता। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हटाते हैं। तो कई पूछ लेते हैं कि पहले वैक्यूम में निर्वात में रखा है, बाद में उसे किसी वैद्युशीलता वाले माध्यम में रख दिया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा फ्लक्स पर। इस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बस आप फिर रिकॉल के लिए मैंने कर दिया, हटाता हूं इसे। बस इसे सॉल्व कर लीजिए बेटा, हो गए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ऐसे में, बड़ा आसान था। तो 2 / 8.85 0.2259, तो यह आ गया बेटा 2.2 × 10⁵
यूनिट होती है, ये फ्लक्स है तो फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। ठीक है ना। एनसीईआरटी में थोड़ी आंसर में मिसप्रिंट हो गया है। 1.8 का आंसर 1.9 के सामने प्रिंट हो गया और 1.19 का आंसर 1.18 के सामने प्रिंट हो गया। तो बेटा इन दोनों न्यूमेरिकल्स के आंसर आपस में इंटरचेंज कर लेना, आप पीछे हैं आंसर यहाँ चेक करें। ठीक है, चलिए ये बड़ा आसान था, इसको छोड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन 1.20। 1.20 क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1, ये माइनस है इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। ये कह रहा है कि कोई बिंदु आवेश है, उसे केंद्र मानकर एक गोला खींचा गया, एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ खींची गई। इसमें गाउसीय दे दी तो आप समझ जाओगे गॉस लॉ का, वैसे ये दी नहीं जाती। ठीक है, तो आपको खुद ही स्ट्राइक करना पड़ता है। दे दी जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप तुरंत समझ जाओगे गॉस लॉ लग रहा है, 1 मिनट में लगा दोगे क्वेश्चन। तो इसमें दे दिया गोलीय गाउसीय पृष्ठ है, उसकी त्रिज्या दे दी है 10 सेंटीमीटर, उससे इतना फ्लक्स गुजर रहा है। बेटा माइनस फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो प्लस फ्लक्स का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे बाहर निकल रही है। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं ना, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। जैसे ये बिंदु आवेश प्लस था तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे होती है, ये सब बाहर निकल रही होती है। बाहर निकलने वाले को प्लस कहते हैं। प्लस बाहर निकलने वाला फ्लक्स कैसा होता है? प्लस। अगर ये माइनस है तो ये वैद्युत क्षेत्र अंदर आएंगे। क्या होंगे बेटा? अंदर आएंगे। अभी मैं बताता हूँ, गोले में बनाता हूँ। ये प्लस के कारण पॉजिटिव फ्लक्स, इतनी इंग्लिश समझ जाएंगे आप, फ्लक्स है। ठीक है, पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, इसका मतलब ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ रही होंगे। तो ये देखते हैं, उन्होंने कहा 10 सेंटीमीटर का गोलीय पृष्ठ है और उससे इतना फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक है, इसका ए पार्ट पूछा है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो बेटा मैंने पहले ही बताया, गॉस लॉ किसी भी आकृति तथा आकार के लिए सत्य है। उसका आकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये गोला बड़ा कर दिया जाए या छोटा कर दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स इतना ही इसमें प्रवेश, इसको प्रवेश करना कह सकते हैं, माइनस है ना, तो इतना ही फ्लक्स रहेगा, इतना ही फ्लक्स प्रवेश करेगा। चाहे गोला दुगनी त्रिज्या का कर दिया जाए या 3 गुनी त्रिज्या का कर दिया जाए, चाहे छोटा कर दिया जाए, आधी त्रिज्या कर दिया जाए, फ्लक्स पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आकार पर निर्भर नहीं करता। इसको मैं यहां लिख देता हूं, बता देता हूं, है 1.20 वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स बंद सतह से लिख देता हूं बेटा, गुजरने वाला फ्लक्स आकार पर निर्भर नहीं करता, आकार पर निर्भर नहीं करता। ये मैंने लिखा चुका हूं बेटा, नहीं करता है। गॉस लॉ के महत्वपूर्ण बिंदु से पहले मैंने पढ़ा था ना, उसमें पहला पॉइंट ये था कि गॉस का नियम किसी भी आकृति तथा आकार के लिए सत्य है। ठीक है, इसको आप चाहें तो ऐसे समझ लीजिए, बना देता हूं मैं कि ये कोई एक गोला है। ठीक है, ये गोला, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इन्होंने कहा है पहले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का बना, ये त्रिज्या दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे जो फ्लक्स गुजर रहा है वो है -1 × 10⁻³ बिंदु आवेश है। तो बेटा कुछ फ्लक्स, ये माइनस फ्लक्स है तो इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे प्रवेश कर रही है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कुछ ऐसा होता है, त्रिज्यीय बहिर्मुखी, त्रिज्यीय बहिर्मुखी। ये अंदर अंतर्मुखी, माइनस है तो अंतर्मुखी,
और प्लस होता है तो बहिर्मुखी, तो ये कैसा होगा, अंतर्मुखी, क्योंकि इसका फ्लक्स कैसा है, माइनस, तो यहाँ लिख देता हूं नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स की वजह से अंदर, पॉजिटिव फ्लक्स की वजह से बाहर होती है, बस याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आवेश ऋणात्मक रखा होगा। अभी देखिएगा आंसर में आएगा भी। अगर बेटा ये कह रहे हैं कि इसकी त्रिज्या डबल कर दी जाए, अगर गोले की त्रिज्या डबल कर दी है, चलिए मैंने गोले की त्रिज्या डबल कर दी, ये डबल त्रिज्या का गोला बना दिया। इस गोले की त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर, पहले वाली कितनी थी, 10, इसकी मान ली 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ा, पहले जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखा, पहले कितनी गुजर रही थी इससे, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 8 गुजर रही थी। अब बड़े वाले से भी कितनी गुजर रही है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा फ्लक्स रेखाओं की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये कहां से आ रही होती है, अनंत से, नेगेटिव है तो अनंत से आ रही है, और पॉजिटिव है तो ये अनंत तक जा रही है। तो ये गोला और भी बड़ा कर दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आकृति आकार पर निर्भर नहीं करता। तो नो चेंज इन फ्लक्स इफ डबल द रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी फ्लक्स पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा अगर त्रिज्या दुगनी कर दी जाए। ठीक, मैं लिख दिया, ठीक है। इसका बी पार्ट, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट कहता है बिंदु आवेश का मान बताइए, यानी बिंदु आवेश का मतलब जो फ्लक्स बना रहा है इसके अंदर कोई आवेश रखा होगा, बिंदु आवेश, उस बिंदु आवेश का मान बताना है कि वो बिंदु आवेश है कितना। वो आवेश माइनस होगा, ये तो मुझे पता चल गया, क्योंकि फ्लक्स कैसा है, नेगेटिव, पर हम फॉर्मूले में देते हैं अदिश राशि है तो प्लस माइनस लेंगे। तो बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा क्यू निकालना है, क्यू बराबर क्या हो गया, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फाई ई कितना दे रखा है, -1 इंटू 10 टू द पावर 3, -1 इंटू 10 टू द पावर 3, और परमिटिविटी ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -9, और कैसा आएगा ये माइनस, ये। तो यानी आवेश कैसा आ गया, ऋणात्मक। इसको नैनोमीटर में आंसर लिख दिया, 10 टू द पावर 9 है तो आप नैनोमीटर में, वो सॉरी नैनो कूलम में लिख दीजिए। अब ये किसमें आया, कूलम में, तो इसको नैनो कूलम में भी लिख सकता हूँ, 8.85 इंटू पावर नहीं लगाऊंगा, तो इसको नैनो में लिख सकता हूँ, नैनो कूलम, इसका आंसर आ, ठीक है। नेगेटिव आवेश के कारण नेगेटिव फ्लक्स, पॉजिटिव आवेश के कारण पॉजिटिव फ्लक्स, बस है। तो ये बड़ा आसान है, त्रिज्या डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, कुछ ही कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधी भी कर देते ऐसे, हाफ कर देता r/2, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हुए तो 8 भी चलती, ज्यादा कर दूंगा तो ज्यादा, अगर ज्यादा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच देता तो भी उतनी बढ़ती, और दोनों तरफ भी बढ़ेगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो इस गोले से गुजरेंगी वो इससे भी गुजरेंगी, अंदर वाले से गुजरेंगी। चलिए अब देखते हैं बेटा एग्जाम्पल 1.1, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 2 साल आया है बोर्ड एग्जाम में, स्टेट बोर्ड में, तो इसे हम देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे अभ्यास 1.1। अभ्यास 1.1 देखते हैं क्या है। चित्र 1.34 में दर्शाए अनुसार ये रचित 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलम आवेश रखा जाता है। इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। उन्होंने कहा है कोई वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इस वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक आवेश रखा है, ठीक है, जिसका परिमाण है 10 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम। इस वर्ग से कितना फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है, ये पूछा गया। देखिए बेटा, पहले इसमें थोड़ा सा करेक्ट, ये बिंदु आवेश है, याद रखिएगा,
ये कौन सा आवेश है? बिंदु। क्वेश्चन में मिस हो गया है, लिखा हुआ नहीं है, पर आप ये समझ के चलिएगा बिंदु आवेश है। ठीक है, ये 10 माइक्रो कूलम का आवेश इस वर्ग से, ये वर्ग है बेटा, ये क्या है? वर्ग। दो डायग्राम बनाएगा, अभी दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, बोले दो की जरूरत नहीं, ये कोई वर्ग दे रखा है, तो इस वर्ग से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा ये पूछा है। देखिएगा ऐसे समझ, ये कोई वर्ग है, ये वर्ग ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ये 3D की वजह से थोड़ा ऐसा दिखा दिया, ऐसे रखा है इस पे, और इससे 5 सेंटीमीटर की हाइट पर यहां कहीं पर एक बिंदु आवेश रखा है। इस बिंदु आवेश के कारण इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा ये पूछा है। तो देखिएगा बेटा, आपको पता है वर्ग जो होते हैं वो खुली सतह होते हैं। क्या होते हैं? ओपन सरफेस, खुली सतह। खुली सतहों पर गॉस का नियम नहीं लगता। ठीक है बेटा, खुली सतहों पर गॉस का नियम नहीं लगता। तो इसका फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है बेटा फाई ई इक्वल टू ई डॉट एस। ई डॉट एस बराबर ई एस कॉस थीटा। हाँ, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा फ्लक्स निकालने का। अब देखिएगा बेटा, अगर ये बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? त्रिज्यीय बहिर्मुखी है, त्रिज्यीय बहिर्मुखी, कुछ इस प्रकार से ऐसा वैद्युत क्षेत्र। इमेज कीजिएगा, और भी ज्यादा बना सकता हूं, अभी कम बना देता हूं। ये अब ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तल से गुजर रही हैं, ये बेटा अलग अलग कोण बना रही है। खुद ही सोचिए, ऐसे रखा था, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे गुजरेंगी, यहां रखा है बिंदु आवेश, तो ऐसे ऐसे ऐसे, इधर भी तिरछी, उधर भी तिरछी, उधर इधर, इस तरीके से ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पर जो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सब अलग अलग कोण बना रही है। सब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके साथ अलग अलग कोण बना रही है, किसी का भी कांस्टेंट एंगल नहीं है। तो इस फॉर्मूले के लिए हम cos थीटा क्या लें? कोई एक कंफर्म नहीं है। अगर एक लंबवत होती या कोई और कंडीशन होती तो हम कोण को निश्चित ले सकते थे, किसी भी कोण में निश्चित होती था। सब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह पर समान कोण बनाती तो हम यहाँ cos थीटा ले सकते थे, उसका थीटा का मान। पर यहाँ पर एक तो cos थीटा फिक्स नहीं है, दूसरा वैद्युत क्षेत्र भी फिक्स नहीं है। इस बिंदु से वर्ग तक की दूरी अलग अलग बिंदुओं के अलग अलग होगी। इस बिंदु से वर्ग तक की दूरी देखें तो ऐसे दूरी, ऐसे दूरी, ऐसे दूरी, कोई और दूरी, कुछ अलग अलग होंगी सब। ठीक है, अगर और ज्यादा वैद्युत क्षेत्र रेखा खींच देते तो देखिएगा बेटा इस तरीके से सबके कोण अलग अलग होगा यहाँ पर। तो बेटा ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इस तरीके से नहीं हो सकता था। तो इसके लिए बड़ी अच्छी ट्रिक हमारे पास, एक ट्रिक बड़ी अच्छी है जो यहां लग सकती है। वो ट्रिक ये है कि अगर ये वर्ग है तो इसको घन बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? घन। और घन क्या होती है? बंद सतह। वर्ग क्या, घन क्या होता है? यूं समझिए 6 स्क्वायर से मिलकर बना। किससे मिलकर बना? 6 वर्ग से मिलकर बना होता है घन। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर एक घन बना दूं, देखिएगा कैसे घन बनाते हैं। मैं इसके ऊपर एक घन बना देता हूं। ये तो इसका हिंट भी दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में हिंट दे रखा है। हाँ, हिंट लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं। तो ये अलग ट्रिक का क्वेश्चन था और कई बार बोर्ड एग्जाम में आया भी है।
ये देखिएगा, ये कुछ बन गया, ये वर्ग था, इससे निकालना था हमें, यानी ये वर्ग था बेटा, इस वर्ग से हमें फ्लक्स निकालना। अब इसके ऊपर हमने वर्ग के ऊपर एक घन बना लिया, हमें इस सतह से फ्लक्स गुजारना है। तो हमें मालूम है, देखिएगा बेटा, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये घन की भुजा कितनी दे रखी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। ये भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ओके, देखिएगा बेटा, ये 5 सेंटीमीटर है, ये कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ये बिंदु आवेश रखा हुआ है। तो ये पूरी 10 है, अगर ये वर्ग के यानी तल से, नीचे वाले तल से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखा है, तो ये बिंदु आवेश एक तरीके से घन के केंद्र पर रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है, घन के केंद्र। ऐसे समझिए, ये 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बिंदु आवेश रखा, और ये घन कहां तक गया, 10 सेंटीमीटर तक। तो ये Q जो है, ये बेटा क्या है, घन का केंद्र। ये बेटा Q कहां पर रखा है, घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर। ये बात सिमेट्री बनी है कि ये अच्छी बात हुई कि ये बिंदु आवेश घन के केंद्र पर निकला, क्योंकि ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, घन का केंद्र। तो घन के केंद्र पर रखा होने की वजह से मैंने आपको एक बात बताई कि अगर आवेश केंद्र पर रखा है तो समान क्षेत्रफलों से समान वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। यानी समान क्षेत्रफलों से समान फ्लक्स का मतलब है कि इसकी 6 साइड है, 6 वर्ग से मिलकर बना है घन, तो प्रत्येक वर्ग से समान फ्लक्स ही गुजरेगा। तो ये सिमेट्री से ये बात अच्छी हुई। अगर ये केंद्र पर नहीं होता तो ये बात सत्य नहीं होती, सभी वर्गों से बराबर नहीं निकलता। अगर ये केंद्र पर नहीं होता, फ्लक्स उतना ही गुजरता जितना अभी गुजर रहा है, पर पूरे घन से। ठीक है, तो अभी केंद्र पर होने से सभी वर्गों से बराबर बराबर निकलेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले पूरे घन से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं, फिर उसका 1/6 कर देंगे। तो देखिएगा बेटा, गॉस लॉ से घन से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो फाई ई, इसे नाम देता हूं घन, बराबर हो गया बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, Q/ε0। आवेश कितना दे रखा है, 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁶ माइक्रोन को कूलम में कन्वर्ट कर लिया, और एप्सिलॉन होता है 8.85 × 10⁻12। तो ये आंसर आ गया बेटा 10 / 8.85, 1.12, 1.13 × 10⁶, ऊपर गई तो 6। यह आ गया बेटा फ्लक्स। यूनिट होती है इसके न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो बेटा आ गया हमारा घन से गुजरने वाला। अभी हमें निकालना है सिर्फ एक स्क्वायर से, किससे, एक वर्ग वाले से निकालना है। तो वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स है, वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स है, फाई ई वर्ग। देखिए बेटा, मैंने कहा ये केंद्र पर रखा आवेश, तो सभी वर्गों से, ये 6 वर्गों से मिलकर घन बना, तो सभी वर्गों से बराबर बराबर फ्लक्स गुजरेगा। केंद्र पर नहीं होता तो बराबर नहीं गुजरता। ठीक है, तो ये कितना होगा, फाई ई घन बटे 6 कम कर दो 1 से, तो बेटा फाई ई दे रखा है 1.13 × 10⁶ डिवाइडेड बाय 6। तो ये आ गया बेटा आंसर डिवाइडेड बाय 6, 0.19। तो ये आ गया बेटा 0.19, या इसको ऐसे लिख देता हूं सीधा, 10⁶ है ना, तो ये आ गया 1.9 × 10⁵। यूनिट इसकी न्यूटन पर कूलम मीटर। ठीक है, तो बेटा एक वर्ग से इतना फ्लक्स गुजरेगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसलिए बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आएगा भी तो आराम से 2 या 3 मार्क्स में आ जाएगा, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, पहले कई बार होता है। तो इसमें क्या किया, ये ओपन सतह थी, ओपन सतह से हम इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं
वर्ग के प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग कोण बना रही थी और वैद्युत क्षेत्र भी प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होगा क्योंकि दूरियां इस बिंदु से सतह की अलग अलग है। तो ये फॉर्मूला नहीं है। तो इसके लिए ये ट्रिक ज्यादा अच्छी थी कि इसको एक बंद सतह के अंदर मान बना लिया, ठीक है। बंद सतह के अंदर ये केंद्र पर निकला, ये अच्छी बात हुई कि आवेश कहां पर निकला, केंद्र पर। तो केंद्र से गुजरने वाला, केंद्र पर रखा आवेश के कारण सभी सतहों के समान क्षेत्रफल से समान गुजरेगा। तो पहले घन से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लिया, फिर एक वर्ग से निकालने के लिए 6 का भाग कर दिया। चलिए बेटा, अब अगले वीडियो में उदाहरण 1.11 और उदाहरण 1.12 देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है।